अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हमने अपनी लास्ट क्लास में इशूअर की अकाउंटिंग शुरू की थी, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि इशूअर वो बंदा होता है जो अपनी डेट सिक्योरिटी को इशू करके लोगों से फाइनेंस रेज करता है और लोगों को रिटर्न प्रोवाइड करता है। फिर हमने इस कॉन्सेप्ट में ये सीखा था कि भाई IRR का मतलब इशूअर के लिए होता है एक्चुअल कॉस्ट। अब लेट्स से इशूअर सामने वाले को कह रहा है कि भाई मैं आपको 10% का सूद या इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा, तो लाजमी नहीं है कि इसके लिए, इस बंदे के लिए, इस इशूअर के लिए जो कॉस्ट हो वो सिर्फ 10% हो। अब लेट्स से अगर इस इशूअर ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर की है तो दिस मीन्स कि वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इस इशूअर का एक एक्सपेंस है। तो इस वजह से इसका IRR क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हर साल मैं एक कूपन के अलावा एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ यूजिंग IRR। और मैंने आपको ये भी सिखाया था, यू नीड टू मेक श्योर कि जब आप इशूअर की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो टेक्निकली आपके पास पैसे आ रहे होते हैं। तो जब आपके पास पैसे आते हैं तो आपका जो ब्रोकर है, जो आपको ये फाइनेंसिंग अरेंज करवा के दे रहा होता है, वो अपने पैसे उसमें से डिडक्ट कर लेता है। आप लायबिलिटी को कम पे रिकॉर्ड करते हैं। IRR की वजह से एक्सपेंस ज़्यादा बुक होता है, आप पैसे कम देते हैं, ओवर द पीरियड वो लायबिलिटी ग्रो हो रही होती है। नहीं, लेट से अगर मैं कहूँ, मैंने कल की क्लास में भी ये सीखा था कि अगर आपने 10% का सूद देना है तो आप कैश तो 10% ऑफ फेस वैल्यू से क्रेडिट करेंगे, पर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे ज़्यादा से, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अपनी लायबिलिटी में नेट कर दिया था और आप ओवर द पीरियड अपनी लायबिलिटी को ग्रो करा करा के उस अमाउंट पे पहुंचाएंगे जिस पे आपको उसको सेटल करना है। ये तो हो गई हमारी लास्ट क्लास तक की बात। आज की क्लास में ये देख लेते हैं कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में मुझे कितने तरीके के मॉडल्स अलाउड हैं। हमने कल की क्लास में अकाउंटिंग सीख ली थी अमोर्टाइज कॉस्ट की, जिसमें आप कल की क्लास में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अमोर्टाइज कर रहे थे, पहला। दूसरा प्रीमियम था या डिस्काउंट था, उन सबको अमोर्टाइज कर रहे थे यूजिंग IRR। आज हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि सर मैं कब इस मॉडल पे आऊँगा, कब उस मॉडल पे जाऊँगा। तो वो कहता है भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स दैट इज अलाउड टू द इशूअर। वन इज अमोर्टाइज कॉस्ट। अब वो कहता ही है कि अमोर्टाइज कॉस्ट पे तब आएंगे आप जब आप कहेंगे आपने लोगों से पैसे आज लिए और आप उसको सूद समेत वापस पैसे वापस करेंगे। तो यानी इसने कहा कि हेल्ड टिल मैच्योरिटी। यानी सर समझने की बात यह है यहाँ पर कि अगर इशूअर ने आज बॉन्ड, डिबेंचर, कुछ भी इशू किया और इशू करने के बाद इशूअर ये कह रहा है कि भाई मेरा मकसद सिर्फ ये है, जो लोगों से मैंने आज पैसे लिए हैं उसके ऊपर मैं 3 साल सूद दूंगा उनको और उनको यही पैसा उठा के वापस कर लूंगा। तो इस केस के अंदर आप जो मॉडल ऑप्ट करेंगे इशूअर के लिए वो होगा अमोर्टाइज कॉस्ट। यहाँ पे फेयर वैल्यू थ्रू OCI का मॉडल नहीं है, क्योंकि आप ये कह ही नहीं सकते हो कि मुझे फायदा हुआ तो मैं बेच दूंगा। यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आप ये बात याद रखिएगा, इशूअर के केस के अंदर आपके पास 2 मॉडल्स हैं। एक पहला फेयर वैल्यू थ्रू PNL और दूसरा अमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा, अमोर्टाइज कॉस्ट पे आपको बोलूँ मैं कब आएंगे, जब आप बोलेंगे कि XYZ कंपनी issued 5,000 debentures and the company's intention is to keep these bonds till maturity and the company will ultimately settle after 3 years। तो आप फिर ये कहेंगे कि भाई इसका मकसद ये है कि उसने लोगों से पैसे लिए 3 सालों के लिए और 3 साल वो लोगों को इंटरेस्ट देगी और आखिर में उनके पैसे वापस कर देगी। तो इसके लिए मॉडल कौन सा है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। ये बात हमने कंक्लूड की। अब इस वाली चौरंगी पे आते हैं जो कि है फेयर वैल्यू थ्रू PNL। यहाँ पे हम बात करेंगे हेल्ड फॉर सेटलमेंट। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये कैसी लॉजिकल, लायबिलिटी कैसे कभी भी कैसे सेटल हो सकती है। हो सकता है जिसने पैसे दिए हों, हो सकता है जिसने पैसे दिए हों वो ये सोच रहा हो, क्योंकि ये मैं बहुत टेक्निकल डिस्कशन कर रहा हूँ आपको लॉजिक डेवलप करने के लिए, दिमाग चलाने के लिए। लेट से एक ABC इन्वेस्टर है, उसने मुझे पैसे दिए, उसकी नीयत यह है कि वो आखिर तक रखेगा। तो उसने कौन सा मॉडल यूज़ किया होगा, अमोर्टाइज कॉस्ट। होल्ड टू कलेक्ट सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट, वो उसकी अकाउंटिंग है। मैं इशूअर हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैंने जो पैसे 3 सालों के लिए लिए हैं लोगों से, हो सकता है कि मैं 1 साल में ही वापस कर दूँ, पर सामने वाला बोले कि भाई मैंने तो 3 साल के लिए तुम्हारे पास इन्वेस्ट किए हैं, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, मुझे 3 सालों तक सूद चाहिए। तो ये एग्रीमेंट में तो बाइंडिंग हो गया ना इशूअर के लिए। तो इस केस में क्या करना है, ज़रा आप पहले मैपिंग डेवलप करें, कहानी सुने। होता क्या है, बात समझिएगा। होता ही है कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाई, ये एक
ABC कंपनी है, सही है जी, बहुत फोकस होकर सुनिएगा। ये एक ABC कंपनी है, इसने इन्वेस्ट किया जानी किस कंपनी में, XYZ कंपनी में। अच्छा, XYZ कंपनी बेसिकली इज इशूअर, XYZ कंपनी इज बेसिकली इशूअर, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर XYZ कंपनी ने ABC कंपनी से पैसे लिए, ये है इशूअर। अच्छा जी, हमने ये कहा कि सर अब इस कंपनी ने कितने बॉन्ड या डिबेंचर इशू किए थे, ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि भाई 5000 बॉन्ड इशू किए थे ऑफ 100 ईच, सही है जी। तो हम ये कह लेते हैं भाई इसने 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, किससे, 5 लाख रुपीज़ का लोन लिया हुआ है, किससे, ABC कंपनी से। इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है कितने की, 5 लाख रुपए की। अभी हम सिर्फ फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ABC कंपनी सोच रही है मैं इसको आखिर तक रखूंगी और सूद खाऊंगी XYZ कंपनी से। XYZ कंपनी सोच रही है कि मैं कभी भी सेटल कर लूंगी। मैं सिखाना ये चाह रहा हूँ, सवाल ये है कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक इन्वेस्टर सेटल करना ही नहीं चाह रहा तो आप सेटल करते हैं। इसकी एक एग्जांपल देने लगा हूं। हुआ क्या, आफ्टर वन ईयर, सही जी, आफ्टर 1 ईयर मैं ये कह रहा हूं कि XYZ कंपनी के पास पैसा आ गया, एक अच्छा खासा पैसा आ गया। तो XYZ कंपनी कह रही है कि भाई मैं ये लायबिलिटी अपने पास क्यों रखूं, मैं इसको कटा देती हूं, ये कौन कह रही है, XYZ कंपनी कह रही है, ये इसको कटाना चाहती है। अब बहुत सुकून और तामुल से सुनना, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल बात है, सुनिएगा। अब XYZ कंपनी ABC के पास गई, उसने बोला भाई ये लो अपने पैसे वापस। उसने बोला निकलो यहाँ से, हमारा एग्रीमेंट 3 साल का है, तुम्हारी ऑब्लिगेशन है कि तुम मुझे 3 सालों तक सूद पे करोगे। मेरी इंटेंशन है होल्ड टू कलेक्ट सोली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट, निकलो यहाँ से। XYZ कंपनी फिर साइड में आ गई। अब XYZ कंपनी मार्केट में ऐसा बंदा या ऐसी कंपनी ढूंढेगी जिसको पैसे की नीड हो। यानी XYZ कंपनी जाएगी किसके पास, बैंक के पास। बैंक इटसेल्फ यहां पर हमने कह दिया ब्रोकर है, सही है जी। बहुत सुकून से समझिएगा इस एग्जांपल को ताकि ये लॉजिक समझ आए। बैंक इटसेल्फ यहां पे ब्रोकर है। XYZ कंपनी ने बैंक को अप्रोच किया, यानी इस ब्रोकर को अप्रोच किया। इसने बोला कि भाई तुम्हारे पास तो बंदे या लोग आते रहते हैं ना जिनको पैसे की नीड हो, तो मैं एक काम ये करूंगा कि मेरे जो डिबेंचर्स मैंने इशू किए हुए मैं इसको चिपका दूंगा। मैंने कहा यार ये वाली बात नहीं समझ आ रही है, सुनिएगा। बैंक आया XYZ कंपनी के पास, उसने बोला कि यार एक कंपनी है जिसको पैसे चाहिए, तो मैंने कहा अगर पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ ना, पर मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, मैं ये अपनी लायबिलिटीज़ को चिपका दूंगा और मैं बोलूँगा तुम जानो और वो ABC कंपनी जाने। यानी हुआ क्या, XYZ कंपनी के पास एक दूसरी कंपनी आई बैंक के जरिए दूसरी कंपनी आई और उसको कहती है हाँ भाई तुम हमें पैसे दो, इन्वेस्ट करो। हमने कहा कि भाई हमें कोई तुम में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। हाँ अलबत्ता मेरे पास, बहुत सुकून से समझिएगा यार, बोल रहा है मेरे पास एक लायबिलिटी मौजूद है। कौन कह रही है, XYZ कंपनी। मैं आपको पैसे देती हूँ और अपनी लायबिलिटी एक्सटिंग्विश करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। आपका काम यह है कि अब आप बकाया 2 सालों के लिए ABC को सूद देना। यानी डिबेंचर्स अपनी जगह ही हैं, पर डिबेंचर को पे करने वाला ऑब्लिगेशन जिसकी है वो बंदा चेंज हो गया। तो यानी अब ये इशूअर जिसकी मैं बात कर रहा था XYZ की, वो क्या एंट्री बनाएगा सर, वो एंट्री ये बनाएगा कि भाई आपके डिबेंचर पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ये कौन एंट्री बनाएगी सर, ये एंट्री बनाएगी XYZ कंपनी। तो सर टेक्निकली होगा क्या, टेक्निकली होगा ये कि इस कंपनी को, XYZ कंपनी को जो अमाउंट 2 साल बाद सेटल करनी थी वो आज ही सेटल हो जाएगी। पर क्या ABC को देगा या किसी थर्ड पार्टी को। पर इसमें गेम क्या होती है, गेम ये होती है कि आपको ये समझाना चाह रहा था मैं कि लायबिलिटीज़ भी ट्रेड होती हैं। यानी XYZ ने कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया ABC से, 3 साल का, इसका काम कितने साल में ख़त्म हो गया, 1 साल में। अब ये पैसे वापस करने जा रहा है, वो बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 साल सूद चाहिए, पहले मुझे मेरे पैसे इंटरेस्ट दो,
तीसरे साल में जाके मैं तुमसे पैसे वापस लूंगा। अब क्या होता है, अब मार्केट में ऐसा बंदा ढूंढा जाता है जो कि जिसको फाइनेंसिंग चाहिए हो 2 सालों की, क्योंकि रिमेनिंग 2 साल डिबेंचर्स है ना, ये बैंक पकड़ के लेके आ गया 2 साल में। सूद हमने कितना ऑफर किया था उसको 10%, उसको ऐसी ही फाइनेंसिंग चाहिए थी जिसपे सूद कितना हो 10%। यानी हमने सिंपल एक काम किया, हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बजाय अपनी लायबिलिटीज को चिपका दी। यानी हमने ये कहा कि भाई ये लो पैसे, सही है, मैं अपनी लायबिलिटी एक्सटिंग्विश कर रहा हूँ, तुम्हारी लायबिलिटी हो गई, मेरी जगह अब तुम इशूअर हो गए। इससे फ़ायदा क्या हुआ, XYZ कंपनी को फ़ायदा ये हुआ कि उसने अपनी लायबिलिटी जब चाहिए सेटल कर दी। अब मैं यहाँ पर आ गया, क्या मैं ये कह सकता हूँ फेयर वैल्यू थ्रू P&L में फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के केस में मैं तब आऊँगा जब मेरी इंटेंशन ये होगी कि मैं अपनी लायबिलिटी को सेटल कर दूँ व्हेन एवर आई रिक्वायर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, जिसमें मैंने आपसे सिर्फ एक चीज़ बताई है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप इशूअर की बात कर रहे हैं तो इशूअर के केस में 2 मॉडल्स अलाउड हैं, एक अमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरा है हमारा फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अमोर्टाइज कॉस्ट पे तब आओगे जब बात समझिएगा, जब इशूअर की नीयत ये हो कि वो आखिर तक उसको रखेगा। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे कब आओगे, जब इशूअर की नीयत हो कि वो उसको कभी भी सेटल कर देगा। तो आपसे कोई आज के बाद पूछे कि कभी भी सेटल कर सकता है, इवन तो सामने वाला ना चाहे, यस कर सकता है, किसी और को लायबिलिटी चिपका देगा जिसको पैसे की नीड होगी। आई होप दिस इज क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ तक रखता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।